हेलो माइक चेक। हेलो 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 हेलो। हाँ, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हम बढ़िया मस्त मजे में। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। क्या बोल रहा है लड़का? सर आज केजे सर की क्लास में 108 बार नाम लिया गया है। किसका नाम लिया गया है? चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आप ही फिजिक्स पढ़ाते हैं? हाँ, हम ही फिजिक्स पढ़ाते हैं। बहुत जल्दी आ गए आप। मेरा नाम क्यों ले रहे थे तुम लोग? चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। अच्छा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे क्या? sp3 sp2 sp1 अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया। तो विद्युत धारा लेक्चर नंबर 5। विद्युत धारा लेक्चर नंबर 5। अच्छा, एक और बात बता दूं, एक दो बच्चे ये ए स्टार बैच के बारे में बता रहे थे। तो कल का जो टेस्ट है ना, कल का टेस्ट और इसके बाद वाला जो टेस्ट होगा, उनके मार्क्स हम लोग फिर से जोड़ेंगे। और हो सकता है कि अभी तक जो बच्चे ए स्टार बैच में नहीं जुड़े हैं वो आ जाए, और जो बच्चे है वो बाहर चले जाए। ठीक है? तो आने वाले 2 टेस्ट, अंदर की बात बता रहा हूं, आने वाले 2 टेस्ट अच्छे से देना। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम प्रतिरोधों का जो संयोजन पढ़े थे, उसके कुछ होमवर्क मैंने दिए थे आपको, वो डिस्कस करेंगे हम। साथ ही साथ मैं किरचॉफ का नियम आपसे डिस्कस करूंगा। सेल और सेलों का संयोजन डिस्कस करूंगा। मतलब किरचॉफ के नियम पर ही आधारित होता है एक्चुअल में सेल और सेलों का संयोजन। फिर उसके बाद में हम इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इस संडे को टेस्ट है। चलो करें क्लास की शुरुआत। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वगैरह भी हम सॉल्व करना सिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हिचकी नहीं आई? अरे हिचकी ही आ रही थी, मेरा तो गला खराब हो गया है ना। फिर मैं सांस रोककर बैठा रहा आधा घंटा, तब जाके हिचकियां बंद हुई। तुम सबका इतना प्यार जो रहता है मेरे साथ, हर वक्त याद करते रहते हो। केमिस्ट्री की क्लास पढ़ते वक्त भी याद कर रहे थे। चलिए, नीट 2017 का सवाल सॉल्व करिए, तब तक और भी बच्चे आ जाएंगे। फिर हम आगे और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आसान सा सवाल है, जल्दी से जवाब बताइए इसका। कल की छुट्टी है क्या? हमारी तरफ से तो नहीं है, आप कर लो तो आपकी बात अलग है। स्क्रीन एनलार्जर, हाँ तो मैंने बता दिया ना बेटा, स्क्रीन एनलार्जर आप चाहो तो ऑर्डर कर लो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा रहता है ना। मतलब ओके ओके सा है, ऐसा कोई बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत बेकार भी नहीं है। हाँ भाई, तो क्या होगा? क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आसान से सवाल से शुरुआत कर रहे हैं हम। किसी तार का प्रतिरोध R ओम है। इस तार को पिघलाकर फिर खींचकर मूल तार से n गुना लंबाई तक कर दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो हमें पता है सर, नए तार का प्रतिरोध जो होता है वह समानुपाती होता है L के स्क्वायर के। अब लंबाई n गुना हो गई है, तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल नीट 2017 में पूछा गया। इस प्रकार के काफी सारे सवाल हमने करे थे। अब आगे बढ़ते हैं हम और
कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं ना। ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए थे, है ना, ये सारे सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए थे। फिर हम किरचॉफ के नियम की तरफ आ जाएंगे। तो जो सवाल मैंने होमवर्क में दिए थे उन्हीं से शुरुआत करते। एक ये सवाल भी मेरी तरफ से एड ऑन है आप लोगों के लिए। हाँ भाई, ये एक और सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। अब इसका जवाब बताइए, फिर हम और आगे चक्कर चलाएंगे। हाँ भाई, जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ। हाँ, जैसे ब्रिजेश बोल रहा है कि सर मैंने मंगवाया था लेकिन मुझे बिल्कुल ही खराब लगा तो वापस करवा दिया। बिल्कुल सही बात बेटा, वही बोल रहा हूं ना, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी को बहुत ही खराब लग सकता है, कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है वो चीज। हाँ भाई, जल्दी से सवाल पढ़े और जवाब बताए इसका। जल्दी से सवाल पढ़े और जवाब बताए इसका, है ना। क्वेश्चन में पी और क्यू के मध्य आर तुल्य बताना है आपको। एसपी स्टार लगाओ और जल्दी से बताओ इसका आर तुल्य क्या होगा। क्या होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सर यहां पे पहले संधि बिंदु पहचानने होंगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा संधि बिंदु, और ये रहा एक और संधि बिंदु। अगर ये बिंदु पी है तो यहां पर ये वाला बिंदु भी पी होना चाहिए। ये वाला बिंदु नहीं नहीं नहीं, ये वाला बिंदु कुछ नहीं हो सकता। ये देख लेते हैं, ये क्यू है तो ये वाला बिंदु भी क्यू होना चाहिए। इस बिंदु को हम एक्स बोल देते, बीच का कोई बिंदु। क्या सभी बिंदु प्राप्त हो चुके हमें? बिल्कुल सर, सभी बिंदु प्राप्त हो चुके हमें। तो यहां पर पी और क्यू के मध्य हम प्रतिरोध कैसे बताएंगे? ये हो जाएगा सर पी, ये हो जाएगा क्यू, और यहां पर हो जाएगा बिंदु एक्स। अच्छा, पी और एक्स के मध्य 3 प्रतिरोध लगे हुए सर, आर, आर और आर। क्या इतना सभी को समझ में आया? आर, आर और आर, ठीक है। अच्छा, एक्स और आर के, एक्स और क्यू के बीच में एक और लगा हुआ है आर, और एक फाइनली पी और क्यू के बीच में डायरेक्ट लगा हुआ है आर प्रतिरोध। इसका बताना है, तुल्य लगा दिया हमने एसपी स्टार। जल्दी से बताइए क्या आएगा जवाब। हाँ भाई, क्या आएगा सवाल का जवाब। तो कैसे करेंगे, जल्दी से सॉल्व करो इसे। ये आर 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 तीनों समांतर में है तो आर बटा 3 हो जाएगा। उसके साथ ये आर बटा 3 और आर श्रेणी में है तो इनका तुल्य कितना आ जाएगा? सर ऊपर वालों को देखेंगे तो आर बटा 3 और आर श्रेणी में है तो ये जुड़ जाएंगे, आर बटा 3 प्लस आर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4r बटा 3। और उसके बाद में एक और आर जो है इसके समांतर में, तो पी और क्यू के मध्य तुल्य कितना आएगा? पी और क्यू के मध्य आर तुल्य कितना आएगा? कैसे निकालेंगे पी और क्यू के मध्य तुल्य? तो यहां पर यह समांतर में रहेगा। अल्टीमेटली क्या बचा? ऊपर की तरफ जो है मेरे पास ये एक प्रतिरोध है, फिर से बना देता हूं, 4r/3 का एक प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध नीचे की तरफ है, r प्रतिरोध है, ठीक है। अब इनका तुल्य बताना है मुझे। क्या करना है? इनका तुल्य बताना है। तो कैसे करेंगे? क्या आएगा जवाब? निकाल लिया सभी ने? सर हम इसे कर सकते हैं 1/r तुल्य से भी कर सकते हैं, r1r2 अपन r1 प्लस r2 से भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मैं आज 1/r तुल्य से कर देता हूं। 1/r तुल्य बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहां पर हो जाएगा सर इसका उल्टा, मतलब 1/4r बटे में 3 पलटिका के ऊपर चले गया, बटे में 1 प्लस 1/r। एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा 4r, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 4। यहां पर एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा। तो ये आर तुल्य जो फाइनल आ जाएगा इसको घुमा के लिखेंगे तो 4r बटा 7 इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4r बटा 7 सही जवाब आएगा। क्लियर है कहानी? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जैसे एक ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ए और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। ए और डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर, है ना, अभी हम स्टार्टिंग के 15 मिनट और मतलब आधा घंटा स्टार्टिंग का जो पूरा लेक्चर होगा उसमें इसी प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम किरचॉफ के नियम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहां पे ये ए बिंदु है, यहां पर 10 ओम लगा हुआ है तो धारा यहां से आएगी,
फिर कुछ इसमें चली जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी, फिर धारा इसमें आ जाएगी, फिर धारा इसमें आ जाएगी, और धारा फिर यहां से बाहर निकल जाएगी, है ना। यहां पर धारा और यहां पर धारा नहीं जाएगी, ये मैंने आपको बताया था। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बना सकता हूं, सर ये एक बिंदु है ए, ये बिंदु है डी, ए से 10 ओम में धारा घुसेगी, फिर ये धारा 2 में बढ़ जाएगी। मैं इसको एकदम ऐसा सोचो कि मैं खींच कर बना रहा हूं, इसको खींच कर बना रहा हूं। इसको कैसे बना रहा हूं खींच कर, मतलब ये ए पकड़ा, ये मैंने डी पकड़ा और इसको ऐसा खींच दिया। तो खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, या आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा जैसा है वैसा का वैसा बना के बता देता हूं, तो भी चल जाएगा काम। यहां पर ये ए बिंदु होगा, यहां पर एक 10 ओम का प्रतिरोध है, फिर एक और 10 ओम का प्रतिरोध है, फिर एक नीचे 10 ओम का प्रतिरोध, इधर 10 ओम है, इधर 10 ओम है, और फिर ये इधर से यहां पर एक और 10 ओम हो गया। ये हो गया डी। तो क्या आएगा तुल्य, क्या आएगा तुल्य, क्या आएगा तुल्य। अच्छा, 2-3 को बता देता हूं, है ना। मोहम्मद आमिर एक इस बैच में है, ये एक सुयश, ये 2-4 से बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं नीट का सिलेबस आ गया, जाके चेक कर लो, है ना। एक काम कर बेटा, तू एनडीटीवी में भर्ती हो जा, तेरा नीट में तो हो नहीं रहा है, तो वहां पर तेरे जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है ना, तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है वहां पर, जो ऐसा बोले ओ जल्दी से देखो क्या ये मछली पानी के बाहर गोते खा पाएगी, आओ जल्दी से इसे देखिए, नीट का सिलेबस हुआ रिलीज, आओ जल्दी से इस लिंक पे क्लिक करो और चेक करो। तो तुम जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। या फिर एक काम कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो बना के डाल सकते हो, है ना, क्योंकि भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब देखने में बहुत मजा आता है। मुझे मजा नहीं आता है, और ना मेरे साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है, ठीक है। तो तू यहां पर ध्यान दे ले, ये ज्यादा काम की चीज है। मजा आ सकता है, मुझे भी मजा आएगा, है ना, बाकी सब बच्चों को भी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा हमको। आप वीडियो बना के भेजिए, हम सब देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, लेकिन वो है ना 9 साढ़े 9 बजे के बाद, अभी नहीं करेंगे उसे। समझ नहीं पड़ रहा तो मैं मेरी क्लास में से कमेंट में क्या करो, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, तो ये साफ दिख रहा है सर मुझे, ये दोनों श्रेणी में है, तो ये होगा 20 ओम, ये भी होगा 10 ओम 10 ओम, ये हो जाएगा 20 ओम। अब ये दोनों आपस में समांतर में, क्योंकि और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके आसपास और कुछ भी नहीं है, तो इसे अगर हम खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा ए बिंदु, ये होगा डी बिंदु। यहां पर एक 10 ओम का प्रतिरोध है, ये 20 ओम ऊपर है और 20 ओम नीचे है, ये 10 ओम इधर होगा। ओके, तो यहां पर सर ये 10 ओम समांतर, 20 ओम समांतर में, तो 10 ओम बचेगा। अभी 10 श्रेणी में, तो 30 ओम इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है कहानी। चलो और आगे बढ़ते और भी कुछ सवालों की तरफ। हाँ भैया, ये सवाल कितने बच्चों ने कर लिया, ये वाला सवाल कितने बच्चों ने कर लिया, ये वाला सवाल कितने बच्चों ने कर लिया। पॉइंट बी का क्या हुआ, पॉइंट बी का, अरे अभी बेटा उर्दू में समझा रहा था क्या, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं तुझे इतनी देर से कि बी में धारा नहीं जाएगी। तू चल ठीक है, बी का क्या हुआ तू पता, सी का क्या हुआ मैं बताऊंगा, पॉइंट बी का क्या हुआ। तुम मुझे बताओ पॉइंट बी का क्या हुआ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा पॉइंट सी का क्या हुआ। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे पॉइंट सी का बताओ, मैं तुझे पॉइंट बी का बताऊंगा। जो पॉइंट सी का हुआ ना वही पॉइंट बी का हुआ। क्या, धारा नहीं जाएगी, इधर से गई इसमें से निकल के इधर आ जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में आपको ऐसा भी बोल सकता है, ए और सी के मध्य तुल्य बताइए, ए और सी के मध्य, तो ये इधर धारा नहीं जाएगी, इधर से घूमकर आ जाएगी। ए और सी में बताइए, ए और सी में बताइए। तो ए और सी के मध्य तुल्य बोलता तो क्या बोलता, सर इधर से धारा जाएगी इसमें से और इसमें से भी घूमकर वापस आ जाएगी, धारा बी और डी में नहीं जाएगी। इन दोनों का हम हटा के सॉल्व कर लेते। क्लियर है मामला। चलो आगे बढ़ो। एक और सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मजेदार सवाल। सवाल कहना चाहता है कि हमारे पास ए और बी के मध्य परिमाणी जो है वो 18 ओम है,
तो अब हमें बताना है आर का मान क्या होगा, मतलब मुझे परिमाणी पता है और बीच का कोई एक प्रतिरोध निकालना है ना। तो मजेदार क्वेश्चन है। तो लगाएंगे एसपी स्टार, बनाओ सारे बिंदु। सर ये बिंदु, बिंदु, बिंदु। अच्छा देखो यार, अगर तुम में से किसी को दिखाई दे रहा हो तो ये ना बस हमें हमारे मजे लेने के लिए बोला गया, ये दोनों तो समांतर में, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? यहां पर मैं बिंदु बनाऊंगा तो ये तो मुझे दिख रहा है कि सर 10 ओम 10 ओम में समांतर में ये 5 ओम होने चाहिए। क्या मैं इसे सीधा 5 ओम लिख दूं? अब ये पॉइंट बी होगा, इसे हम एक्स बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम वाई बोल देते हैं, और एक और पॉइंट बीच में आ रहा है कहीं पर, है ना, जिसे हम जेड बोल देते हैं, जिसे हम जेड बोल देते हैं। अब हमें इनका तुल्य बनाना है, ये पॉइंट ए होगा, ये वाला पॉइंट भी ए होगा। क्या सभी को सारे पॉइंट क्लियर है? पहले तो ये बता दीजिए, क्या सभी को सारे पॉइंट क्लियर है? सारे बिंदु बन गए हमारे, ये बिंदु बन गया, ये बिंदु बन गया, ये बिंदु बन गया, ये बिंदु बन गया, ये बिंदु बन गया। अब ए और बी को कोने में बनाओ, और इसमें देखो एक्चुअल में इसमें बी तो बेचारा कोने में है ही, ये एक्स वाई और जेड को हमें सुलझाना है थोड़ा सा। किसे सुलझाना है? एक्स वाई और जेड को सुलझाना है। तो मैंने यहां पर बी बिंदु बना दिया कोने में, ठीक है, और ये एक्स यहां पर बना दिया, क्योंकि ए और बी और एक्स के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। अब मेरे पास एक बिंदु है ए, ठीक है, दो बिंदु और बचे, एक बचा y और एक बचा z। तो मैंने यहां पर y बिंदु बना दिया और यहां पर z बिंदु बना दिया। ठीक है सर, ऊपर नीचे क्यों बनाए? मेरी इच्छा हो रही थी आप नॉर्मल में बना दो। क्या हो गया इस बिटिया रानी को? फिजिक्स का मॉड्यूल 4 पार्ट में सेट कर। ठीक है भैया, आज मैं खाना खा लूंगा, हाँ पहले खाना खाऊंगा क्लास के बाद, उसके बाद में मैं तुम्हें 4 पार्ट में तोड़कर दे दूंगा, ठीक है, 4 पार्ट में तोड़कर इंस्टा ये टेलीग्राम पर डाल दूंगा मॉड्यूल को। हाँ भाई, तो यहां पर ये एक्स और वाई डायरेक्ट कनेक्टेड है, एक 10 ओम के प्रतिरोध से, एक 10 ओम का काटते काटते चलना भैया, यहां पर है ना बहुत सारे प्रतिरोध है। फिर उसके बाद में ए और एक्स, ये रहा ए, ये रहा एक्स, तो ए और एक्स डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है सर, डायरेक्ट कनेक्टेड है 8 ओम के प्रतिरोध से। इसी प्रकार से एक्स और वाई है ना, काटते काटते चलो, ए और वाई 10 ओम के प्रतिरोध से कनेक्टेड है। हाँ सर, ए और वाई 10 ओम के प्रतिरोध से कनेक्टेड है, ओके सर। फिर उसके बाद में y और z 5 ओम के प्रतिरोध से कनेक्टेड है, एक यहां पर भी प्रतिरोध है ना। आप इसको ऐसा थोड़ा सा उठा के बना दो, या एक काम करो यहां से एक प्रतिरोध बना दो, ताकि हमें थोड़ी सी क्लियरिटी बनी रहे। अभी ए पॉइंट को हम और आगे ले जाएंगे, ठीक है। कितना है ये? 5 ओम का प्रतिरोध है, और साथ ही साथ ए और जेड के मध्य एक और प्रतिरोध है, ए और जेड के मध्य एक और प्रतिरोध है। अच्छा, ए और जेड का प्रतिरोध हो गया क्या हमारा? नहीं हुआ सर, ए और जेड का एक और प्रतिरोध है 10 ओम का प्रतिरोध, ठीक है सर। ये तो बहुत गंदा बन गया, ये तो बहुत ही गंदा बन गया, ऐसे कैसे काम चलेगा सर इसका? हाँ, इसका काम तो ऐसे तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि सर ये तो उलझा हुआ का और उलझ गया। तो जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आएंगे, है ना, मैंने जानबूझ के ऐसा किया कि तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ सर ये तो नया सा है, तो सुलझा हुआ भी एक उलझा हुआ पॉइंट लग रहा है ना, यह सुलझ के भी उलझ चुका है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ लग रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, वो तो अभी हमें पता भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखो, जब भी ऐसा है तो घबराना नहीं कि सर हमने क्या बना दिया। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, आपने ये जो पॉइंट लिया है ना जेड, ये जेड आपने गलत जगह फंसा लिया। अगर जेड आप कहीं बीच में बना लेते ना, मतलब वाई तो सही बनाया आपने, जेड कहीं बीच में बना लेते तो शायद आपका डायग्राम और बेहतर बन जाता, ठीक है। तो एक बार मैं जेड को बीच में ले जा रहा हूं, बीच में ले जाकर बताता हूं, एक काम करता हूं पूरा हटा देता हूं और जेड को बीच में बना रहा हूं। तो यहां पर ये एक्स था, आपने ये तो अच्छा बनाया, वाई भी अच्छा बनाया, जेड जो है बेटा वह आप या तो वाई यहां बना लो, वाई कहीं यहां बना लो, जेड जो है वह आप कहीं बीच में बनाओ, और ए आप यहां पर बना लो, तो शायद आपका डायग्राम और बेहतर बनने लगेगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, एक और बार फिर से करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो यहां पर ये सारे प्रतिरोध जो है वो हटा दिए मैंने, ये 5 ओम है। ठीक है, फिर से बनाएंगे। y और x के बीच में एक 10 ओम का है, तो सर y और x के बीच में एक 10 ओम का मैं ऊपर बना रहा हूं, आप चाहे तो इनको एक लाइन में भी ले सकते हो, आप चाहो तो इन्हें एक लाइन में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, y और a के मध्य, y और a के मध्य एक और 10 ओम का प्रतिरोध है, y और a के मध्य एक 10 ओम का प्रतिरोध है। फिर उसके बाद में x, y और यहां पर, अच्छा यहां पर मैंने बिंदु z लिया था, तो y और z के बीच में, y और z के बीच में एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है हमारा, और इसके अलावा Z और A के मध्य, Z और A के मध्य हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है सर, और क्या बचा सर, हमारे पास Z, X और A बचा है, तो X और A के मध्य डायरेक्टली यहां पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है, नीचे से होते हुए प्रतिरोध लगा हुआ है, जो कि कितना है, जो कि है 8 ओम का। क्या अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या ये अब मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है? हाँ सर, ये अब मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो यहां पर सर मुझे दिख रहा है कि ये दोनों तो श्रेणी में है और उसके साथ यह समांतर में है ना, ये दोनों 5 ओम और 10 ओम श्रेणी में, उसके साथ 10 ओम समांतर में है। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, देखो आप जरूर नहीं कि एक y ऊपर बनाओ z नीचे बनाओ, आप चाहो तो y यहां पर बना लो, z यहां पर बना लो, तो भी आपका डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा, है ना। जैसे अगर आप चाहो तो b यहां पर बनाइए, b यहां पर बनाओ, उसके बाद में x यह रहा, तो b और x में तो मामला शॉर्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप y यहां पर बनाइए, z यहां पर बनाइए, a यहां पर बनाइए। ठीक है, आप सबको लाइन से बना लो तो भी आपका डायग्राम बहुत खूबसूरत बनेगा और आपका आंसर आएगा। तो यहां पर है y और x और y के बीच में एक 10 ओम का प्रतिरोध है, फिर y और a के मध्य ऊपर से एक प्रतिरोध निकालना पड़ेगा आपको 10 ओम का। उसके बाद में y और a के मध्य, है ना, एक और देखो 5 और 10 15 ओम बना सकते हो आप, तो यहां पर सीधे एक 15 ओम का प्रतिरोध है, एक 15 ओम का प्रतिरोध है। और उसके बाद में यहां पर ये जो Z बिंदु था वो अब हमारा हट चुका है, क्योंकि हमने इनको श्रेणी में बना दी। ये 5 और 10 मिलके 15 बन गए, ये 10 उसके साथ समांतर में है। ठीक है, और A और X के मध्य यहां पर एक 8 ओम है। तो अब हमें दिखाई दे रहा है सर ये दोनों समांतर में, तो 10 और 15 जो है वह समांतर में होंगे, इसका तुल्य निकालो, उसके साथ 10 जोड़ो, फिर इसके बाद में पूरे का तुल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसका तुल्य निकाल सकते हैं। क्लियर है मामला? तो कैसे करना होगा, बस आपको जितने पॉइंट दिए जा रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को लाइन से बना लो और उनके बीच में प्रतिरोध जोड़ते जाओ। ठीक है, ये जो सवाल है ये वन ऑफ द टफेस्ट सवाल आप बोल सकते हो, है ना। यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो था वो थोड़ा टफ या वन ऑफ द टफेस्ट सवाल आप बोल सकते हो। इतना टफ सवाल नीट में आए ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें थोड़े मुश्किल सवाल, मतलब नीट से मुश्किल सवाल हमें करना होगा। क्लियर है मामला? तो यह सवाल एक बढ़िया सवाल था। ये सवाल को आप इस प्रकार से जैसे मैंने किया एग्जैक्टली वैसा कर सकते हो। 3 पॉइंट बनाए मैंने, एक्स वाई, इसमें एक्चुअल में एक्स वाई जेड 3 पॉइंट बीच में बन रहे थे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकती है इस क्वेश्चन में। चलिए, तो अब क्या होगा, बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है बेटा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हटाओ, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, आप आसान सवाल कीजिए। ठीक है, ये वाला सवाल कीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कंफ्यूजिंग लग रहा है, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, भाग जा इस सवाल से, भागो, हम आसान क्वेश्चन करेंगे। देखिए, है ना, अब आपकी क्लास में इस पूरे चैप्टर में आसानी सवाल करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इजी क्वेश्चन डूइंग ए बी। अब आप निकालिए इसका तुल्य क्या आएगा, नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, चिंता ना करो, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही पगला जाते हैं। सर एक काम कीजिए, इसको इजी बना दीजिए। हाँ, मैं तुझे इजी बनाने का एक और तरीका बताता हूं, नीट का फॉर्म भी मत भर, है ना। वैसे मैंने तरीका काफी बार बता दिया क्लास में। अब तो बारिश भी खत्म हो गई है, रेलवे स्टेशन के बाहर दुकानें लगना फिर से शुरू हो गई है, वहां पर जा और एक किताब खरीद ले, 20 दिन में 21 दिन में डॉक्टर कैसे बने, वो सबसे आसान है, इस क्वेश्चन से भी आसान है।
चलिए, हाँ भाई, कर पाओगे इस क्वेश्चन को? अब आगे क्या होगा? अब यहां पर सर 10 ओम और 15 ओम जो है वो समांतर में दिख रहे हैं मुझे, तो 10 ओम और 15 ओम समांतर में होंगे, तो इनका आर तुल्य हो जाएगा 10 इंटू 15 बटे में 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 मतलब 25 हो गया। R1 R2 अपॉन में R1 पर R2 कर दिया। तो क्या होगा यहां पर, इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये कटेगा, यहां पर हो जाएगा 2 5 5 कट के 3 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 6। तो इसका तुल्य जो आ गया वो 6 ओम आ गया। इसका तुल्य कितना आ गया? 6 ओम आ गया। तो इसका फिर से एक और बार में डायग्राम बना रहा हूं, एक और बार में डायग्राम बना रहा हूं। क्या बनेगा इसका डायग्राम? अब हमारे पास यहां पर हमारे पास बी बिंदु था, यह बिंदु बी था, यह बिंदु एक्स था। फिर साथ ही साथ हमने क्या किया सर, यहां पर ये एक 10 ओम का प्रतिरोध तो ऑलरेडी लगा हुआ था। अब हमारे पास ये एक 10 ओम का प्रतिरोध ऑलरेडी एक और आगे है, और इसके साथ ही साथ यहां पर हमने इसका तुल्य निकाल लिया सर, ये हो गया 6 ओम। तो ये आ गया मेरे पास एक और 6 ओम लाइन में, ये आ गया मेरे पास ए बिंदु, और यहां पर मेरे पास एक आर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एकदम आसान बना सकते थे। अब क्या होगा, अब क्वेश्चन में मुझे बोला है सर कि यहां पर टोटल जो है 18 ओम है, तो मुझे यहां पर इस आर की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया सर, ये 10 और 6 मिलकर बन गया 16 ओम। कितना हो गया? 16 ओम। तो अब मुझे यहां से यहां तक का पूरा तुल्य जो है आर तुल्य वो 18 ओम बोला गया, और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 16 ओम ये आर समांतर में, उसके साथ 10 ओम श्रेणी में होगा, और इन सबका जो तुल्य आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 18 ओम आना चाहिए। तो इनका असर 18, 16 और आर का तुल्य हो जाएगा 16 इंटू आर अपॉन में आर प्लस 16, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आर तुल्य जो हो जाएगा 10 प्लस 16 इंटू आर अपॉन में आर प्लस 16 बराबर होगा 18 के, या 10 उधर चले जाएगा, हो जाएगा 16 आर अपॉन में आर प्लस 16 बराबर होगा 18 माइनस 10, या ये तो मेरे पास 8 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 16 आर अपॉन में आर प्लस 16 बराबर होगा 8 ओम के। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकालोगे तो वह भी 16 ओम ही आएगी। कितनी आएगी? 16 ओम आ जाएगी। क्लियर है मामला? तो ऐसे कर सकते हैं हम इस पूरे सवाल को। 16 ओम जो होगा वह सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। कैसे करना होगा इस सवाल में, है ना? क्या हम थोड़ा और डायरेक्ट भी कर सकते थे इस सवाल को? बिल्कुल, हम इस सवाल को और डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना? यहां तक जब हमने सॉल्व किया तो यहां पर अब सॉल्व करके हमें ये 16 ओम मिला, ये 8 ओम था, ये 10 ओम था। हमें पता था ये ना करते हुए अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना हो तो इसमें भी हम इसका भी शॉर्टकट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसका शॉर्टकट? हम ऐसा बना सकते हैं यहां पर कि इन सब में ये ना करते हुए आप ये देखिए यार, यहां से यहां तक का टोटल जो है 18 ओम है। ओके सर, ये 10 ओम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक का 8 ओम होना चाहिए? यहां से यहां तक के लिए 8 ओम होना चाहिए। मैंने डायरेक्ट कैसे सोचा, देखो भाई, यहां से यहां तक का 8 ओम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि टोटल यहां से यहां तक का 18 ओम है श्रेणी में, ये 10 ओम है, तो बचा हो गया 8 ओम। कितना हो गया? 8 ओम हो गया। अब अगर इसे 8 ओम बनना है, ऊपर वाला 16 ओम है, तो नीचे वाला भी 16 ओम होना चाहिए, ताकि 16 16 समांतर में रहकर 8 बना दे। 16 16 समांतर में रहकर 8 बना दे। क्लियर है कहानी? एक बार फिर से ये पूरा सवाल देख लेते हैं ना। क्वेश्चन में क्या क्या बोला था? क्वेश्चन में हमने बोला था कि यहां पर ये आर क्या होगा ये बताना है, जब इन सबका जो तुल्य है वो 18 ओम आ रहा है। इन सबका जो तुल्य है वो कितना आ रहा है? 18 ओम आ रहा है। तो कैसे करना होगा यहां पर? कैसे करना होगा देखिए, यहां पर पहले हमने, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था तो इसका हमने तुल्य बनाने की कोशिश करी, पहली बार में नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, हम हटाएंगे, हम फिर से बनाएंगे, है ना? देखो यार, ये सवाल मुझे आधी नींद में भी याद था। मैं चाहूं तो पहली बार में ऐसे पॉइंट बना देता जिससे एकदम आसान दिखने लग जाता सवाल, लेकिन मेरा मेन मकसद यहाँ पे सवाल को आसान दिखाना नहीं है। मेरा मेन मकसद ये भी है कि जो सवाल है उस सवाल को तुम कैसे सोचते हो और तुम्हारे सोचने का तरीका कैसे और विकसित किया जाता, वो मेन मकसद है। तो अगर मैं तुझे यहां पर आता, मुझे पता है यार, इसमें ये एक्स वाई और जेड तीनों लाइन से बनाते एकदम बढ़िया सा सवाल बनता, जल्दी से आंसर आ जाता। लेकिन
हमने पहले इनको थोड़ा सा ऐसा बनाया कि सर अगर ये ऊपर होता ये नीचे होता तो क्या क्या बन सकते थे, ठीक है। फिर हमने सोचा नहीं सर ये तो हमारी गलती होगी, तो अब क्या होगा, अब यहां पर इसमें हमको सर ये दिखा कि एक्स और ए तो अलग से लगे हुए हैं आर ओम के, तो इसके लिए मैंने जेड को थोड़ा सा बीच में बनाया। फिर उसके बाद में मैंने सारे प्रतिरोध बनाए और फिर मुझे पता चला कि 10 ओम ऐसा कैसा होगा, ये 10 ओम इधर है और ये 5 ओम, ये 5 ओम कहां से आए, ये 10 और 10 मिलके 5 बना दिए, तो ये 5 ओम और ये 10 ओम जो होंगे वो श्रेणी में आ जाएंगे और उसके बाद में 10 ओम समांतर में होगा, तो ये 5 और 10 मिलके 15 बन गया, 15 और 10 ये समांतर में आ गया, इनका तुल्य निकाला तो इनका तुल्य 6 ओम आ गया। कितना आया था, ये 2 इंटू 3 करोगे तो 6 ओम आ गया, तो यहां पर ये 6 ओम हो गया। अब ये 6 ओम और 10 ओम 16 ओम बन गए, कितने हो गए, 16 ओम बन गए, ये 16 ओम हो गया। अब नीचे वाला मुझे पता करना है, अब मुझे पता है यहां से यहां तक का टोटल जो है वो 18 है, कहां दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल 18 ओम है, तो यहां से यहां तक का अगर 18 ओम है, यहां से यहां तक का 18 ओम है और ये 10 ओम है, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए, बचा हुआ सर मेरे पास 8 ओम होना चाहिए, बचा हुआ कितना होना चाहिए, 8 ओम होना चाहिए। तो अगर बचा हुआ जो है वो 8 ओम होना चाहिए, तो इसमें ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 होगा, तभी 16 16 8 ओम होंगे, तभी 16 16 8 ओम होंगे। क्लियर है मामला, क्या इतनी कहानी सभी को क्लियर है, आ गया सवाल समझ में। जॉस बटलर बेटा बधाई हो, आपकी आज आखिरी क्लास थी, अब आप आगे वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाएंगे, है ना, मतलब आप वर्ल्ड कप चलेगा तब तक भी आप इस क्लास में नहीं रह पाएंगे, तो जल्द ही आपका कोर्स भी ब्लॉक हो जाएगा। क्या बोला था अभी मैंने, सिलेबस आया नहीं आया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप 9:30 बजे के बाद बताइए, हम सब मिलकर सिलेबस देखेंगे, लेकिन अभी जो कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते, और भी कुछ आसान ही सवाल करेंगे हम आज से आपके बैच में, आरंभ 1 और आरंभ 2 में आसान सवालों वाला बैच का नाम रखा जाएगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं करेंगे हम। ए और बी के बीच में तुल्य बताना है, ए और बी के बीच में तुल्य बताना है, तो क्या होगा यहां पर, कैसे करेंगे सर, अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल, अलग सवाल कैसे है यहां पर, क्योंकि इसमें अब हमें ऐसा अलग से इसको बनाने की जरूरत नहीं है कि ये जटिल परिपथ है, ये कोई जटिल परिपथ नहीं है, ये जो सवाल है वो आसान सवाल है, इसमें हम तुल्य आसानी से निकाल सकते। कैसे, देखिए हमें साफ दिख रहा है सर कि ये आर, ये 2r और ये r श्रेणी में है, ये तीनों पीछे से श्रेणी में लगे हुए, तो हम इसका तुल्य निकालेंगे, इसका हिंट दिया था मैंने पिछली क्लास में, तो ये इनका तुल्य निकालोगे सर आप, तो ये आ जाएगा 4r, कितना आ जाएगा, 4r आ जाएगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यह है a बिंदु, यह है b बिंदु, यह एक r प्रतिरोध लगा हुआ है, यहां पर एक 4r प्रतिरोध लगा हुआ है और साथ ही साथ यहां पर भी एक r प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर उसके बाद में फिर से एक r प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर से एक 4r प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर से एक r प्रतिरोध लगा हुआ है। अब हमने जो पीछे वाले तीनों थे तो इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया, इन तीनों को मिलाकर हमने 4r बना दिया। क्यों बना दिया, r 2r और r तीनों श्रेणी में होंगे तो इसका क्या बन जाएगा, 4r बन जाएगा, क्या आ जाएगा, 4r आ जाएगा। अब इस कंडीशन में हम अगर ये 4r और 4r को समांतर में लेंगे तो कितना आ गया सर, ये 2r बन गया। मतलब कि अगर मैं इसको फिर से बनाने जाऊंगा तो मेरे पास ये a बिंदु था, ये b बिंदु था, यहां पर ये r ओम का प्रतिरोध है, फिर नीचे एक और r ओम का प्रतिरोध है, और यहां पर मेरे पास एक 4 ओम का 4r का प्रतिरोध है, फिर एक r ओम का प्रतिरोध है, फिर एक r ओम का प्रतिरोध है, और इन दोनों को मिलाकर फिर से मेरे पास 2r आ जाएगा। ये मजे ले रहा है क्या, हाँ, ये जो सवाल होता है ये होता है चुन चुन के मजे कैसे लिए जाए तुम्हारे। सर इनका ये देखो r 2r r, फिर से वही बन गया r 2r r, आखिरी में फिर से वही आ गया। मतलब इसको मैं फिर से सॉल्व करूंगा तो ये r 2r r मिलके क्या बना देंगे सर, ये फिर से 4r बना देंगे,
और ये 4R और 4R फिर से समांतर में हो जाएंगे। तो यहां पर बनेगा A के बाद में एक R प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पे 2R प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे फिर एक R प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 4R समांतर में हो जाएंगे तो फिर से 2R हो गया, और फिर मैंने जोड़ूंगा तो फिर से R तुल्य 4R आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे जो परिपथ होते हैं, ऐसे जो परिपथ होते हैं लूप वाले, जिसमें हम हर एक कड़ी को सॉल्व करके वापस से वही आ जाए, मतलब मैं इसको सॉल्व करता हूं और सॉल्व करके मैं वहीं पहुंच जाता हूं जहां से शुरुआत करी थी। तो अगर मैं यहां पर इसमें एक और कड़ी जोड़ दूं जिसमें R 2R और R हो प्रतिरोध, एक और कड़ी जोड़ दूं, इसमें अगर मैं अनंत कड़ियां भी जोड़ दूंगा तो उन सभी कंडीशन में आंसर 4R ही आएगा। उन सभी में आंसर कितना आएगा? 4R ही तुल्य होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं कि यहां पर x दे देंगे, यहां पर क्या दे देंगे? x, और बोलेंगे कि यहां पर मैं क्या लगाऊं प्रतिरोध, ताकि तुल्य जो है वह यहां पर, जिसका जो तुल्य है वह इसमें सेक्शन कितने बने, कितनी कड़ियां बनी है उस पर निर्भर ना करे, क्या ना हो, ये इसमें सेक्शन या इसमें कड़ी कितनी बनी है उस पर निर्भर ना करे। क्लियर है? तो यहां आप लिख सकते हो कि ये वाला जो सवाल है, ये सवाल कड़ी या इसमें कितने कड़ियां होंगी या इसमें कितने अंक होंगे उससे स्वतंत्र होते हैं ये। हाँ, लास्ट में R 2R और R मिलके फिर से 4R हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट लिख लो इसमें, स्टेटमेंट लिख लो, यह हमारे मजे ले रहा है ये। इसमें तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध कड़ी की संख्या या ब्रैकेट में लिखना सेक्शन की संख्या पर निर्भर नहीं करता, इसी प्रकार से ये वाला सवाल भी सेम है। यह है ए बिंदु, यह है बी बिंदु, आपको बताना है इनके मध्य तुल्य क्या आएगा। कैसे निकालेंगे इसका तुल्य? तो देखिए यह है 3 ओम, यह है 3 ओम, ठीक है सर। 3 ओम मिलके क्या हो जाएगा सर? 3 ओम मिलके 6 ओम हो जाएगा। फिर ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये 6 ओम और 6 ओम फिर से 3 ओम हो जाएंगे। ये 3 और 3 फिर से 6 हो जाएंगे। फिर ये 6 और ये 6 फिर से 3 हो जाएंगे। ये 3 और ये 3 फिर से 6 हो जाएंगे। फिर ये 6 और ये 6 फिर से 3 हो जाएंगे, और ये 3 और ये 3 फिर से 6 हो जाएंगे। और नीचे की तरफ फिर एक अलग प्रतिरोध लगा हुआ है 3 ओम का। मतलब मैं पूरा ऊपर वाला सॉल्व करके केवल एक 6 ओम का प्रतिरोध लिख सकता हूं। कितनों को यह समझ में आया? ईमानदारी से बताना है। फिर से देखो, ये 3 ओम मिलकर क्या बना देंगे? 6 ओम। अब ये गायब हो चुका है, अब ये 6 ओम मिलकर 3 ओम बना देंगे, ये भी गायब हो चुका है, ये पूरी कड़ी गायब हो चुकी है। अब ये 3 ओम मिलकर 6 ओम बना देंगे सर, 6 ओम आ गया। फिर इधर 6 ओम आ गया, और 6 ओम समांतर में होंगे, फिर ये 3 ओम हो जाएगा। 3 ओम श्रेणी में होंगे, फिर 6 ओम हो जाएगा। फिर 6 ओम और 6 ओम समांतर में होंगे, फिर 3 ओम हो जाएगा, और 3 ओम फिर से श्रेणी में होंगे, तो 6 ओम हो जाएगा, और आखिरी में नीचे एक 3 ओम बचा। तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? आर तुल्य जो होगा ए और बी के मध्य, सर ये हो जाएगा 6 × 2 अपॉन में
सॉरी 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3 R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ये हो जाएगा 2 ओम। छोटे से भी छोटा आंसर आना चाहिए। क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, अच्छा इसके अलावा किरचॉफ का नियम पढ़े हम। इसके अलावा और भी कुछ प्रकार के परिपथ होते हैं जिनका तुल्य पता होना चाहिए हमें, है ना। तो कुछ का तुल्य, कुछ तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिसमें एसपी स्टार भी नहीं लग सकता, उसको आपको किरचॉफ के नियम से ही हल करना पड़ता है, जो अभी आगे चलकर मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसके अलावा एक दो होती है, वह अनंत श्रेणियां होती है, अनंत श्रेणियां होती है। ठीक है, अब वो मैं आपको करवाने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों के चलते हुए वो वाला टॉपिक जो है वो मैं स्किप कर रहा हूं। अब मैं आपको इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट सी बात है वो बताने जा रहा हूं। तो अब क्या होता है, हमारे पास कुछ प्रतिरोध जो है वो श्रेणी में लगे हुए होते हैं, कुछ समांतर में लगे हुए होते हैं। नहीं बेटा, मैं सच में स्किप करूंगा, क्योंकि हमारे बैच में, मतलब हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे जिनको अगर 2 स्टेप से ज्यादा कुछ आ जाता है तो उनका हो जाता है दुनिया से। ठीक है, और अभी जो है वो जेईई का सवाल है, वो नीट में आज तक आया नहीं है, आएगा बहुत कम चांसेस है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें द्विघात समीकरण बनता है उसको हल करने में, और उस द्विघात समीकरण को हल करने में आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और बढ़िया तरीके से हल करना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार है तो ही मैं बताऊंगा, है ना, तो ही हम करेंगे उसको डिस्कस, या फिर उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसका आप सीधे सीधे आंसर याद रख सकते हो। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूं करना कैसे होता है। एक बार चलो 2-3 सवाल है उसके, एक मैं करूंगा, एक आप खुद से ट्राई करिएगा, है ना। ये होता है अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी के सवाल। अनंत श्रेणी मतलब क्या होता है, देखिए मान के चलो मेरे पास यहां पे एक प्रतिरोध है R ओम का, यहां पर भी एक प्रतिरोध है R ओम का, फिर यहां पे एक R ओम का प्रतिरोध है, फिर यहां पर R ओम का प्रतिरोध है, फिर ये एक R ओम का प्रतिरोध है, यहां पर ये एक R ओम का प्रतिरोध है, और ये सिलसिला जो है वो अनंत तक चलते जा रहा है। कहां तक चलते जा रहा है? अनंत तक चलते जा रहा है। अब इसमें चीजें आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि ये, अच्छा यहां पर ये बिंदु, इधर वाला जो बिंदु होगा इसे हम ए बिंदु बोल देंगे, इधर वाला जो बिंदु हो जाएगा इसे मैं बी बिंदु बोल दूंगा। अब ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि ये R और R श्रेणी में होकर 2R बना देंगे, और ये इस R के साथ समांतर में होगा, तो यहां पर सर ये तो R 2R/3 आ जाएगा, फिर श्रेणी में होगा। तो ऐसे तो नहीं कर सकते जो हमने वहां पर किया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? ये अनंत तक जाएगा, और इसको हल करना संभव नहीं है, इसको हल करना संभव नहीं है। तो कैसे करते हैं इसको हल? कैसे करते हैं इसको हल? तो इसको हल कैसे किया जाता है, देखिए ये एक तरीके से ना अनंत तक प्रतिरोध लगे हुए हैं। सर इसमें अगर और कुछ सवाल आ गया तो मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। क्या सर यही आएगा? हाँ, अगर आएगा तो एग्जैक्ट यही आएगा नीट में, वरना इसके अलावा और कोई सवाल नहीं आएगा। अच्छा, टेस्ट जो होंगे इस चैप्टर के, उसमें तो ये सवाल डाले जाएंगे। तो ये वाला सवाल का आप आंसर सीधे सीधे रट सकते हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर कैसे करना होता है? तो देखिए हम क्या मानते हैं इसके हल में। सबसे पहले हमने माना कि माना R तुल्य A और B के मध्य बराबर X है। X मान लो, कुछ होगा आंसर, होगा कुछ आंसर, मैंने X मान लिया। ठीक है, तो यहां पर अगर इसे X मान लिया तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सर यहां पर ये A बिंदु है, यहां पर ये B बिंदु है, इनके मध्य तुल्य X है। अच्छा, ये R है, ये R है। ठीक है, एक बात बताओ यार,
अगर एक बाल्टी में से एक चम्मच पानी निकाल लिया जाए तो कितना पानी बचेगा? एक बाल्टी में से एक चम्मच पानी निकाल लिया जाए तो क्या अभी भी बाल्टी भर के ही पानी बचेगा? या मैं ऐसा बोलूं सर कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए थे, तूने 10 रुपए चुरा लिए तो मैं तो तुझे बहुत पीटूंगा। कर दी फिर वही हरकत। 10 रुपए भाई तू 100 रुपए ले जा, चल 1000 रुपए ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तू तेरी जिंदगी जी ले। तो अब यहां पर वही वाली कहानी है कि अगर इनके बीच में मैंने बोला तुल्य x है, तो इसमें से अगर ये आगे वाली कड़ी तोड़ दूं, मैं आगे वाली कड़ी में तोड़ दूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आगे वाली कड़ी को मैं तोड़ दूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं आगे वाली कड़ी को अगर मैं तोड़ दूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फिर से ये ए बिंदु आ जाएगा और ये फिर से बी बिंदु आ जाएगा? ऐसा हर जगह जाकर नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक कड़ी तोड़कर मैं बोल सकता हूं कि यार अगर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, फिर ये कड़ी बनी, फिर ये कड़ी लगी, कड़ी 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 चलती जा रही, तो उसमें से एक तोड़ भी दूं मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से ये देखना, अगर मैं इसको हटा दूं, चल मान के चल मैंने हटा दिया ये, तो क्या फिर से वैसा का वैसा बन गया जैसा ऊपर था? फिर से ये बिंदु आ जाएगा, फिर से वो भी बिंदु आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार अगर यहां पर ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, इसका तुल्य जो होगा वो x है, तो इसके पीछे फिर से ए बिंदु और बी बिंदु बन जाएंगे। मतलब मैं ऐसा बोल दूंगा कि यहां पर इसके पीछे x ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है? x ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। और ये ए और बी के बाद में वह क्या होगा, है ना, ए और बी के मध्य तुल्य जो होगा वो x ही होगा और आगे भी x ही रहेगा। क्या थोड़ी सी बात पल्ले पड़ी कि सर इसमें से एक कड़ी आप अगर तोड़ दो, इसमें से एक कड़ी आप तोड़ दो, तो यहां पर जो तुल्य होगा वह फिर से ए और बी आ जाएगा, उसे मैं x ही बोलूंगा। तो अगर मैं उसे x ही बोलूंगा तो बस इसके मध्य देखो, अब मेरे पास क्या बना, इस परिपथ को मैं ऐसा बना सकता हूं, ये मेरे पास है ए बिंदु, ये है मेरे पास बी बिंदु, यहां पर एक r ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है ना। ये आप चाहो तो ये बनाओ ना बनाओ, आपको यहां से दिख रहा तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर तो एक r ओम का प्रतिरोध लगा हुआ और एक x ओम का प्रतिरोध ऊपर लगा हुआ है, और इसके मध्य जो आंसर आएगा वो भी x ही है। इसका जो आंसर आएगा वो भी x ही है। तो कैसे करेंगे अब इसे सॉल्व? देखिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनका जो तुल्य होगा सर वो होगा r इंटू एक्स अपॉन में r प्लस एक्स, समांतर में है। तो फाइनल r तुल्य जो होगा a और b के मध्य वो हो जाएगा r प्लस r एक्स अपॉन में r प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों समांतर में थे, उसके साथ में श्रेणी में था। या यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये दोनों समांतर में उसके साथ में श्रेणी में, तो हो जाएगा r एक्स अपॉन में r प्लस एक्स प्लस r, ये r तुल्य के बराबर होगा। और r तुल्य जो है वो फिर से x ही है, वो फिर से x है। यहां से इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो मेरा आंसर आ जाएगा। उड़ गए तोते, उड़ गए पूरे तोते। हाँ भाई, फट गया बम। कैसे करना था फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूं मैं। अनंत श्रेणी है, उसमें से एक हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये ए बी बिंदु है तो ये वाले बिंदु को भी मैं ए बी बोल सकता हूं। अब मैंने माना ए बी के मध्य तुल्य x है, तो मतलब इसके यहां पर ये पूरा तुल्य x होगा और इसके यहां पर भी तुल्य x ही होना चाहिए। मतलब यहां पर भी तुल्य x होगा, यहां पर भी तुल्य x होगा। तो इस पीछे वाले को हटाकर उसकी जगह मैंने x बना दिया। ये r और x समांतर में थे, तो आर एक्स अपॉन में r प्लस एक्स प्लस r, इन सबका तुल्य भी x होना चाहिए, इन सबका तुल्य भी x होना चाहिए, ठीक है। ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, अगर ये इस प्रकार का सवाल अगर मुझे कोई आकर नहीं सिखाए, या अगर मुझे कोई आकर नहीं पढ़ाए, या अगर मैं कहीं से नहीं सीखूं, तो मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की चीज अगर मैं सोच पाता तो मैं शायद नासा में चले जाता, या मैं शायद इसरो में चले जाता, मैं फिर उसके बाद में या मैं शायद टेस्ला गाड़ियां बना देता।
कोई इस प्रकार की चीज अगर कोई सोच पा रहा है ना, बिना किसी मदद के, तो फिर उस दिमाग का तो क्या ही कहना, वो आइंस्टीन है। तो अगर इस प्रकार का सवाल, तो हम नॉर्मल लोगों के लिए क्या होगा, हम सीख सकते हैं, हम सीख सकते हैं। तो हम नॉर्मल इंसान क्या कर सकते हैं सर, हम नॉर्मल इंसान बोल सकते हैं कि अगर ऐसा आएगा तो मेरे को ये स्टेप्स करनी होगी तो ही मेरा आंसर आएगा। क्लियर है ना। और मैं ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, मुझे भी नहीं आता। अगर मान के चलो मैं तुम्हारी जगह बैठा होता तो मैं अगर इस सवाल को पहली बार देखता तो मैं भी नहीं कर पाता। मैं क्या, मेरी जगह और भी कोई बैठा होता तो भी शायद, मतलब ऐसा है कि भारत देश में अगर पूरे लोग हैं तो उसमें से मुट्ठी भर लोग, मुश्किल से 15-20 लोग होते, या चलो पूरा भारत देश हो गया तो ज्यादा लोग हो जाएंगे, है ना, आप 1000-2000 लोग मान सकते हो, करोड़ों में, जो शायद इस सवाल को बिना देखे पहली बार में कर डाले ऐसा कैसा। ठीक है, अब आपको आसान लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। तो x बराबर होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा r प्लस एक्स इंटू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा r इंटू आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स। याद रखना हमें x का मान निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा x इंटू आर प्लस एक्स बराबर होगा आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा तो आर एक्स प्लस आर एक्स, इधर भी मल्टीप्लाई करो तो एक्स आर या आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस 2, या 2 भी नहीं लिखोगे तो एक कट रहा है। ठीक है, अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया है, ये द्विघात समीकरण बन गया है ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर होगा, या इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर होगा 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर बराबर होगा 0 के। देखो एक बार चेक कर लो, सब कुछ सही चल रहा है, ये वाले पद इधर आ जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो अब x जो होगा वो एक द्विघात समीकरण होगा हमारा। x क्या होगा, ये हमारा एक द्विघात समीकरण होगा। तो इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना होगा। हल कैसे करते हैं, x बराबर होगा, मैं लगा रहा हूं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो वो लगाएंगे तो आंसर आएगा माइनस माइनस आर प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा माइनस आर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, इंटू माइनस आर का स्क्वायर अपॉन में 2। आंसर है। तो क्या हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 5r का स्क्वायर, नहीं प्लस 4r का स्क्वायर बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये r स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर 5r का स्क्वायर हो जाएगा, 5r का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर यह x का जो मान आएगा, x का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा, देखो ये फिर से लिख देता हूं, r प्लस माइनस अंडर रूट 5r का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, r स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो r आ जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस माइनस रूट 5 बटे में 2। नेगेटिव हो नहीं सकता मान, क्योंकि अगर ये मैं देखूं ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है, r कॉमन आ गया, यहां पर लिखा हुआ 1 माइनस प्लस माइनस रूट 5 बटे में 2। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूंगा तो 1 माइनस रूट 5, रूट 5 जो है वो 1 से ज्यादा होता है, तो नेगेटिव मान हो नहीं सकता प्रतिरोध का, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो जाएगा r 1 प्लस रूट 5 बटे में 2, ये मेरा आंसर होगा। हाँ लिख लेना, यहां पर r इंटू 1 माइनस रूट 5 बटे में 2 नॉट पॉसिबल, नेगेटिव प्रतिरोध पॉसिबल नहीं होगा। अपॉन में 2a होगा, हाँ बिल्कुल बिटिया, अपॉन में 2a होगा, और a की वैल्यू कितनी, 1, 2 इंटू 1 कर लो यहां पर, और यहां पर 1 है ना, a की वैल्यू 1 होगी। जितनों का समझ में आया जोरदार तालियां, आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन जिनको समझ नहीं आया या कम समझ में आया, वह आंसर याद कर लो, आप बराबर इंटेलिजेंट हो। क्यों, क्योंकि नीट के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो जो ये टिक कर कर आएगा उसे मार्क्स मिलेंगे, जिसको ये आता ना आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, √5 का मान आप चाहो तो रख लो, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आंसर आएगा तो इसी पदों में आएगा। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आया है, ये क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आया है। चलिए, ओके, तो ये अनंत श्रेणी पे। अब अनंत श्रेणी में एक और सवाल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, एक्चुअल में ये वाला सवाल करवाने का मेरा एक और मकसद था, नीट की तैयारी में जब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये वाला सवाल करवाया जाता है इंग्लिश मीडियम के सभी बैचेस में। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो ये वाला सवाल नहीं करवाया जाता है, इस प्रकार के सवाल छोड़ दिए जाते हैं। अब इसका कारण मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं भेदभाव नहीं करना चाहता। अगर मैं कोई सवाल इंग्लिश मीडियम वालों को करवा रहा हूं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी करवाऊंगा मैं। ठीक है ना, और आप चाहो, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो आप इंग्लिश मीडियम का कोई भी बैच का नोट्स देखना, उसमें ये वाला सवाल मिलेगा, और हिंदी मीडियम के कोई भी नोट्स देखना, उसमें 99% जगहों पे ये वाला सवाल नहीं मिलेगा। नीचे भी नहीं, नीचे आर क्यों आएगा बेटा? यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, -b + √b² - 4ac/2a। ए जो होता है वो x² के आगे का पद होता है। ठीक है, तो यहां पे √5 1 + √5/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से एक और सवाल होता है जो आप एक बार होमवर्क में ट्राई करेंगे, एग्जैक्टली इसी प्रकार का सवाल है, बस एक छोटा सा परिवर्तन है। यह भी अनंत श्रेणी है, यह R होगा, यह R होगा, और इसी प्रकार से एक और बना देते हैं, यह भी R होगा, और इसी प्रकार से कहानी अनंत तक चलती जाएगी। अब आपको इसमें फिर से A और B के मध्य तुल्य बताना है। सेम सवाल है, थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें, थोड़ा सा परिवर्तन है, ध्यान से देखो। नीचे भी अब प्रतिरोध है, केवल ऊपर ही प्रतिरोध नहीं है। यहां पर नीचे प्रतिरोध नहीं था तो एक छोटा सा परिवर्तन आ गया, यहां पर x ही होगा, यहां r होगा, यहां r होगा, और यहां पर भी r आ जाएगा। बस इतना सा परिवर्तन है इसमें, इतना सा परिवर्तन है। क्लियर है मामला, है ना? क्या होगा यहां पर ये R है, ये R है, ये R है, तो ये अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से सॉल्व करना है। मैं हिंट दे देता हूं कि आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये फिर से यहां पर A और B मानोगे, ये पूरा पीछे का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R R R, और इसके पीछे आ जाएगा x। ये होगा A बिंदु, ये होगा B बिंदु, तो R तुल्य जो फाइनल बनेगा A और B के मध्य वो हो जाएगा 2R + RX/R + x, और यह भी जो होगा वो x के बराबर होगा, तो x बराबर होगा 2R + RX/R + x। इस द्विघात समीकरण को हल करो, x का मान निकालो, आंसर आ जाएगा। हाँ, 1 + √3 आएगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 1 + √3R आंसर आ जाएगा। रूट में कैलकुलेशन रॉन्ग है। रूट में कैलकुलेशन कैसे रॉन्ग है बेटा? ये होगा RB² - 4AC, सही है सब कुछ। 4 + 1 5 होता है। आंसर तो यही आएगा, चिंता ना करो, आंसर तो मुझे याद है। हाँ, आप चाहो तो ये आंसर याद कर सकते हो, ये आंसर का रट्टा लगा सकते हो, इसका रट्टा लगा सकते हो आप सीधे सीधे, और ये अनंत श्रेणी वाला जो होगा इसका भी आप रट्टा लगा सकते हो, है ना? इस फिर से कहानी वही होगी, फिर से द्विघात समीकरण बनाए, सब कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और इसका आंसर फिर से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, जहां तक मुझे याद है, 1 + √3R आंसर आएगा इसका। एक बार कंफर्म कर लेना, अगर गलत हो तो मुझे बता देना। बाकी जहां तक मुझे याद है 1 + √3 होता है, इसका 1 + √5/2 होता है आंसर। 1 + √3 आएगा। क्लियर है कहानी? क्या सभी को जितना बताया गया है ना, थोड़ा सा समझ आया? थोड़ा सा फॉर्मूला समझ में आया क्या? थोड़ा सा वाला फॉर्मूला याद रख लो क्या? कितने लोग कर पाएंगे?
एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे। कितने लोग यहां तक पहुंच पाएंगे? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें किरचॉफ का नियम पढ़ना होगा। किरचॉफ का नियम पढ़े हम, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बेसिक सी बातों का फील दिलवाना चाहता हूं, ठीक है? फिर हम किरचॉफ का और नियम वगैरह पढ़ेंगे। देखिए अब अभी हमने जो पढ़ा उन सब में एक और इंपॉर्टेंट सी बात थी। क्या इंपॉर्टेंट सी बात थी? हमने जो क्वेश्चन करे, वो क्वेश्चंस जो करे, इन सारे क्वेश्चंस में हमने ये सब कुछ जो क्वेश्चन थे उसमें केवल और केवल और केवल और केवल और केवल हमने आर तुल्य की बातें करी। अभी हमने परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, विभवांतर, इनकी बातें नहीं करी, ठीक है बेटा? जेई वाले इसको देखकर नहीं घबरा जाते। जेई वालों के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उनको द्विघात समीकरण वगैरह वो आधी नींद में भी सॉल्व कर देते हैं, हाँ। तो उनके लिए कोई ऐसी बहुत बड़ा सवाल नहीं था, उनके लिए नॉर्मल सवाल ही था। चलिए क्यूब वाला भी करेंगे, क्यूब वाले के लिए अभी सही समय नहीं है। देखिए तो अब अगर मान के चलो और क्वेश्चन करना होंगे हमें कुछ, है ना? अब मैं आपको एक सवाल दूंगा, अब मैं आपसे तुल्य नहीं पूछूंगा, अब मैं उसमें धारा, अब मैं उसमें विभवांतर वगैरह वगैरह बातें पूछना चाहता हूं आपसे। तो मान के चलो मेरे पास यहां पर दो प्रतिरोध है, ये एक 3 ओम का है, यह एक 6 ओम का प्रतिरोध है, और यहां पे एक बैटरी जो है वो लगी हुई है 12 वोल्ट की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस परिपथ में धारा कितनी होगी? आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा धारा कितनी होगी। साथ ही साथ आपसे पूछा गया है 3 ओम और 6 ओम के लिए विभवांतर, ठीक है? ये छोटी छोटी सी बात है। अब हम ऊपर उठ गए, हमने आप आर तुल्य निकाल लिया। अब हम इस पे और अच्छे सवाल करने जा रहे हैं। तो यहां पर धारा कितनी होगी, कैसे निकालेंगे सर? अच्छा, सबसे पहले हमें इसका तुल्य निकालना होगा। देखो फिर से कल वाली बात याद करो, जब मैंने तुम्हें बताया था V बराबर IR, V बराबर IR, क्या बोला था मैंने? जिसका टी शर्ट, जिसकी जैकेट और जिसकी जीन्स उसी को पहनाओ, है ना? दूसरे की चड्डी, किसी और की बनियान और किसी और की जीन्स कभी नहीं पहनी जाती ना। सब कुछ अपना ही है, सब कुछ अपना ही है, लेकिन सिवाय अगर आप अपने कपड़े पहनो तो ही ये बात समझ में आएगी और यही बात सही भी लगेगी। तो वही बात हमें यहां पर भी लगानी होगी। क्या होगा? V बराबर IR करेंगे तो यहां पर ये 3 ओम में 6 ओम में 12 ओम में, सॉरी 3 ओम में 6 ओम में 12 वोल्ट है। तो इसमें अगर हमें धारा निकालनी है तो पहले ये बताओ कि ये 12 वोल्ट किसका दिया हुआ है? ये 12 वोल्ट किसका दिया हुआ है? सर 12 वोल्ट दोनों को मिलाकर दिया हुआ है। तो अगर मैं V बराबर IR करूंगा, है ना, V बराबर IR करूंगा, ध्यान समझो यार, इस बात का फील हर एक बच्चे को होना चाहिए, तो ही आपको आगे जिंदगी में आसानी होगी। अगर मैं V बराबर IR करूंगा तो यहां पर अगर मैं 12 वोल्ट लिख रहा हूं, यहां से मैं धारा निकालना चाहता हूं, तो ये R क्या रखूं मैं? 6 रखूंगा, 6 रखूंगा, 3 रखूंगा, क्या रखूंगा मैं? यहां पर क्या रखना चाहिए हमें, आप बताइए। सर अगर मैं यहां पर 6 रखूंगा तो वो 6 ओम के लिए धारा आएगी, लेकिन ये विभवांतर 6 का होना चाहिए था। ये तो दोनों का मिलाकर है सर, दोनों का मिलाकर है सर। सर दोनों ने मिलकर आधे आधे पैसे जुटाकर जीन्स खरीदी है। अब इसमें आधा पांव ये डाल के चलता है सर, आधा पांव ये डाल के चलता है। अजीब दोस्ताना है, लेकिन अब क्या करें, है तो है। तो यहां पर अब हमें रखना पड़ेगा 9 ओम। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर आरतुल्य जो आएगा, है ना, आरतुल्य क्या है? आरतुल्य जो है सर वो है 3 + 6 बराबर होगा 9 ओम। 9 ओम, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई बात नहीं, अभी हम पता करते हैं क्या कहलाता है ये रिश्ता। तो यहां पर से R की वैल्यू जो, I की वैल्यू जो आ जाएगी वो 12/9 या 4/3 एम्पियर आ गई सर धारा। अच्छा, अब हमें हर एक में विभवांतर पता करना है, हर एक का विभवांतर पता करना है। तो अगर मैं पहले वाले का विभवांतर निकालना चाहूंगा तो वो V1 आएगा। V1 अगर अब मैं लिख रहा हूं V बराबर IR, फिर से V बराबर IR लिखूंगा, बिल्कुल सही बात है सर, V बराबर IR लिखते हैं भैया। तो V बराबर IR होगा तो किसकी धारा या किसका विभवांतर, किसका प्रतिरोध? सर इसका विभवांतर पता करना है मुझे।
अच्छा, धारा 4/3, क्यों? क्योंकि जो धारा इसकी है वही धारा इसकी है सर, दोनों ने मिलकर एक ही पतलून खरीदी है। तो अब इनटू इसमें प्रतिरोध इसका 3, तो सर ये होगा 4 वोल्ट। कितना होगा? 4 वोल्ट होगा। इसी प्रकार से अगर हम V2 की वैल्यू निकाले तो अब दो रास्ते हैं V2 की वैल्यू निकालने के। पहला रास्ता V बराबर IR करो सर फिर से, तो यहां पर धारा है 4/3 इंटू प्रतिरोध कितना है इसका 6, तो ये कट कर हो गया 2, ये आ गया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। कल की क्लास में मैंने बताई थी बात आपको कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा उसका विभवांतर ज्यादा, तो देखो प्रूफ भी हुआ है, इसका प्रतिरोध ज्यादा इसका विभवांतर ज्यादा, इसका प्रतिरोध कम इसका विभवांतर कम आया है। पहली बात। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट सी कि हम चाहते तो 4 वोल्ट निकालने के बाद में डायरेक्ट 8 भी आ जाता। कैसे सर? इसका 4 है तो उसमें से 8 में से माइनस 12 में से माइनस कर देंगे तो जो बचा वह दूसरे वाले का आ जाएगा। एकदम आसान सा सवाल। और भी इस सवाल को अलग तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? कैसे कर सकते थे इस सवाल को? मान के चलो अगर मुझे धारा नहीं पूछी होती, सीधे विभवांतर पूछा होता, तो क्या मैं डायरेक्ट विभवांतर तक जा सकता था? क्या डायरेक्ट विभवांतर निकाल सकता था? क्या बिल्कुल डायरेक्ट विभवांतर भी निकाल सकता था। कैसे? देखिए डायरेक्ट विभवांतर कैसे निकालते हैं हम। डायरेक्ट V कैसे निकाले? डायरेक्ट V कैसे निकाले सर? कैसे निकालेंगे डायरेक्ट V? देखिए कल की क्लास में हमने पढ़ा था V1/V2 बराबर होना चाहिए R1/R2 के। V1/V2 बराबर होना चाहिए R1/R2 के। ये बात हमने पढ़ी थी। अरे बताओ मेरे प्यारे, V1/V2 बराबर होगा R1/R2 के। बिल्कुल सर, ये बात पढ़ी थी। अच्छा, एक और बात मुझे पता है सर, V1 + V2 बराबर होगा V के। V1 + V2 बराबर होगा V के। तो मैं यहां से डायरेक्ट ऐसा भी कर सकता था। अगर मैं V1 निकालना चाहता, सर क्यों बता रहे हो आप? आपने एक तरीका बता दिया। हाँ, क्योंकि हो सकता है सवाल में सीधे विभवांतर पूछ ले, तो हम मजदूरी थोड़ी ना करेंगे, धारा क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट करने की सोचेंगे। तो यहां पर मैं सीधे लिख सकता हूं V1 बराबर होगा R1 अपॉन में R1 + R2 इंटू V टोटल। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर कर भी मैं डायरेक्ट V1 निकाल सकता था। इसी प्रकार से V2 का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं R2 अपॉन में R1 + R2 इंटू V टोटल। ये डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं आंसर निकाल सकता था V1 V2 का। घबराओ मत, मैंने करा वही है जो ये लिखा हुआ है, बस तुम्हें उसको एक फॉर्मूले के रूप में बना दिया है। एक फॉर्मूले के रूप में बना दिया है। कैसे सर? प्रूव करके बताओ। देखो, इसको मैं दो तरीके से प्रूव कर सकता हूं। यहां पर पहले मैं डायरेक्ट बता सकता हूं ये क्या लिखा हुआ है, या मैं आपको एक केक वाले एग्जांपल से भी समझा सकता हूं। पहले मैं बताता हूं डायरेक्ट ये क्या वही बात लिखी है। देखो, आपने V1 कैसे निकाला? आपने V1 कैसे निकाला? देखिए ध्यान से। हमने सर V1 निकाला I × R1 करके, I × R1 करके निकाला V1। अच्छा, धारा कैसे निकाली? धारा सर, धारा हमने निकाली थी V टोटल बटे में R तुल्य। V टोटल बटे में R तुल्य से धारा निकाली। अच्छा, R तुल्य क्या? R तुल्य है V1 + V2। ओके सर, तो ये I की वैल्यू उठा के वहां पे रख दे, तो ये V1 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 अपॉन में R1 + R2 इंटू V, या V बटे में R1 + R2, V बटे में R1 + R2 इंटू R1। बात तो बराबर ही है। अरे डायरेक्ट है ना, बात बराबर ही है। अरे बोल मेरे प्यारे, कुछ चमका, कुछ चमका। आप चाहो तो इससे आंसर भी निकाल के चेक कर सकते हो एक बार। R1 की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन में R1 + R2 कितना हो जाएगा? 9 इंटू V टोटल कितना है? 12। तो ये हो जाएगा सर 3 से 3 कटेगा 4 आ जाएगा। 4 वोल्ट यहां आ जाएगा, और इसी प्रकार से सॉल्व करोगे तो 8 वोल्ट यहां पर आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, धारा निकाल करे। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, तो मूर्ख बनाने की टेक्निक है। देख मैं तेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। आया समझ में? डायरेक्ट भी कैसे बनाया? डायरेक्ट भी मैंने धारा ना निकालते हुए धारा का फॉर्मूला लिख दिया ना यार। ये क्या लिखा हुआ? धारा की तो फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? R1 इंटू धारा कितनी? धारा है V बटे में R1 + R2।
ये धारा का फॉर्मूला है। तो यहां पर से वही वाली बात उसमें लिखी है। देखो ये मैं नहीं चाहता तुझे सवाल सिखाना, मैं तुझे सिखाना चाहता हूं तुम्हें कि इस फॉर्मूले का फील आ जाए, इस फॉर्मूले का फील आ जाए। V बराबर आई आर, हर जगह V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर ही है, ठीक है। लेकिन दुनिया में आपको बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसा मत सोचना कि एक और फॉर्मूला में से रट लूं, नहीं, इसे नहीं रटना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस बेसिकली आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, उससे सारी चीजें बनेगी हमेशा। अच्छा, इसी प्रकार से ये पहला तरीका है इस फॉर्मूले को सोचने का। इसी फॉर्मूले को सोचने का मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी सिखाता हूं एक और, है ना। ये होता है रेशो या अनुपात। ये मैथ से रेशो या अनुपात सवाल हो जाएंगे, बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन ये जो भी मैं सिखा रहा हूं ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप फिजिक्स में और न्यूमेरिकल में महारथी बन पाओ। देखो, आपको जब भी बोला हो V1 बाय V2 R1 बाय R2 है, ठीक है, और V1 प्लस V2 V के बराबर है, तो इसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको V1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है। अभी तो हमने धारा का सहारा लिया, लेकिन अगर धारा नहीं होती तो क्या हम इस सवाल को नहीं कर सकते थे, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। कैसे, ध्यान से सुनिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि एक कुछ V था, मतलब कि एक मेरे पास बड़ा केक था, उसके मैंने 2 टुकड़े करे, मैंने उसके 2 हिस्से करे, 2 हिस्से, ये मान के चलो ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है। एक मेरे पास पिज्जा था, उसके मैंने कर दिए 2 हिस्से, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि ये वाला हिस्सा कितना है और ये वाला हिस्सा कितना है। तो अगर मैं V1 बाय V2 बराबर R1 बाय R2 लिख रहा हूं, या V1 बटा V2 का अनुपात का मान है, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से साथ साथ में करते चलते हैं। मान के चलो मेरे को बोला है कि V1 बटा V2 या A बटे में B जो है, A बटे में B जो है, ये जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे अनुपात में बहुत बार काम आएगा आपको। क्या V1 A बाय B, अगर मान के चलो मैंने बोला कि 1/3 है, और A प्लस B जो है वह 12 है, तो आपको पता करना है A का मान क्या है, B का मान क्या है। 2 समीकरण है आपके पास, 2 समीकरण है आपके पास, इससे मिलाकर आपको मान प्राप्त करना है। तो इसमें डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, ध्यान समझना। आपको जब भी आए तो आपको अगर A का मान पता करना है तो लिखो A बराबर होगा सामने वाला अंक बटे में इन दोनों का योग इनटू टोटल। ये मेरा आंसर हो गया, मतलब ये हो गया सर 3। और इसी प्रकार से B जो हो जाएगा, B क्या होगा, सामने वाला अंक बटे में अनुपात का योग इनटू टोटल। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9। तो मतलब ये A बराबर 3 है, B बराबर 9 है। क्या आया मजा, क्या आया मजा। आपको पूरी इक्वेशन में वैल्यू रखकर सॉल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट इससे करना सीखो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे सवाल नीट में आ चुके हैं और आएंगे भी आने वाले इतिहास में। और ये कैसे बनाया, ये मैथ्स, सिंपल सा मैथ्स, सिंपल सा गणित है। क्या कि अगर मेरे पास 2 चीजों का अनुपात है, तो देखो यार ये 2 चीजों का अनुपात है, किसका अनुपात है सर, 12 के 2 टुकड़े हुए हैं, 12 के 2 हिस्से हुए हैं, है ना। इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलते हैं अंग्रेजी में। 12 के 2 हिस्से हुए, जो एक भाग और दूसरा भाग, एक है और दूसरा 3 है। 12 के 2 हिस्से हुए हैं, 12 के 2 हिस्से हुए हैं, तो उनका जो अनुपात है वो 1:3 है। तो सर हर एक हिस्सा कितना, तो हर एक हिस्सा कितना, तो ये हो जाएगा 1 बटे में टोटल कितना है सर, टोटल है 4, टोटल है 4। देखो ऐसा समझो, 1/3 लिखा हुआ है, क्या 1/3 और 2/6 और 3/9, और यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 4/12। क्या ये सब कुछ एक ही लिखे हुए, क्या ये सारी बातें एक ही लिखी हुई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक ही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर ये सब कुछ एक ही लिखा हुआ है, एक ही लिखा हुआ है, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। लेकिन इसका योग करूंगा तो 4 है, इसका योग करूंगा तो 8 है, इसका योग करूंगा तो 12 है, इसका योग करूंगा तो 16। इसी प्रकार से योग बढ़ता जाएगा।
ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब मैं इन सबको काट दूंगा तो ये सब क्या 1/3 ही बनाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है 1/3, ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि 12 के मैंने 2 टुकड़े करें, 12 के मैंने 2 टुकड़े करें, तो 12 के मैंने 2 टुकड़े करे जिसका अनुपात 1/3 है। तो एक्चुअल में हर एक अनुपात कितना था, तो हर एक अनुपात कितना होगा, हर एक अनुपात जो होगा सर, या हर एक का मान जो होगा वो 3 और 9 हो सकता है, क्योंकि 3 और 9 का योग 12 होगा और इनका अनुपात करूंगा तो फिर से 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं टोटल कैसे, ये इसको मैं कैसे समझ सकता हूं, इसको मैं ऐसे याद रख सकता हूं कि ये क्या, सामने वाला मान अपॉन में दोनों का योग इंटू टोटल। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं। तो यहां पर ये जो मैंने बनाया आपको V1 V2, ये भी ऐसे ही बनाया था। V1 बराबर होगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू V टोटल। क्लियर है मामला। तो ये आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है मामला। तीखी मिर्ची खाई, तीखी मिर्ची का नाम क्या है, कैसी कैसी बातें करते भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सोचने का एक और तरीका बता रहा हूं, एक और तरीका बता रहा हूं, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा मान होगा, या अगर मान के चलो ऐसे ही सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया तो कैसे करोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, एक और सवाल करते हैं हम, अगला क्वेश्चन करते हैं हम आज की क्लास का। मान के चलो सेम सवाल है। मेरे पास यहां पर 3 ओम का प्रतिरोध था, नीचे 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, और ये दोनों 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताना है कि इनका तुल्य क्या आएगा और हर एक में धारा कितनी कितनी आएगी, हर एक में धारा कितनी कितनी आएगी। धारा 3 ओम और 6 ओम में। ठीक है, देखिए अब कैसे करेंगे, धारा निकालनी। अब पहले श्रेणी में था, अब समांतर में लगा दिया। तो अब यहां पर इसको जब भी समांतर में हमें चीजें पूछी जाए, समांतर में चीजें पूछी जाए, तो इसको करना बहुत आसान है, इसको करना बहुत आसान है। समांतर में पूछा जाता है तो हमारे लिए एकदम लल्लन टॉप बात हो जाती है। क्यों सर? क्योंकि एक्चुअल में हमें पता है सर, समांतर में विभव समान होता है। तो अब जब समांतर में तो हमें तुल्य निकालने की भी जरूरत नहीं है, समांतर में होता है तब हमें तुल्य निकालने की भी जरूरत नहीं होती। क्यों सर? क्योंकि देखो यार, अगर यहां से आई धारा जा रही है तो इसमें भी आई धारा जाएगी, ऊपर कुछ I1 धारा जा रही है सर, नीचे कुछ I2 धारा जा रही है। मुझे पता है V बराबर IR होता है, तो अगर मैं ऊपर वाला प्रतिरोध रखूं और मुझे पता है सर ये 12 वोल्ट, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि समांतर में विभव समान होता है, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 12 बराबर होगा I1 इंटू 3, या हो जाएगा 12/3, या हो जाएगा 4 एम्पियर, ये बराबर होगा I1 के। इसी प्रकार से ये V बराबर I2 R2, ये I1 R1 था, तो V अभी भी 12 वोल्ट है, I2 मुझे निकालना है, और R2 कितना है 6, तो ये हो जाएगा सर 12/6, यह आ जाएगा 2 एम्पियर। तो मैं बिना मेहनत के समांतर में आराम से कर सकता हूं। आपको लगता कि नहीं सर मेरे को तो तुल्य निकाल के करना है, तो देखो तुल्य निकाल के करोगे तो यहां पे मजदूरी हो जाएगी फालतू की। कैसे? अगर आपने आर तुल्य निकाला, आर तुल्य, तो आर तुल्य कितना आएगा इसका सर, आ जाएगा 3 इंटू 6/3 प्लस 6, यह आ जाएगा 3 इंटू 6/9, यह आ जाएगा 2 ओम। तो अब अगर V बराबर IR करोगे, तो अगर मैंने इनका तुल्य निकाल लिया, देख इस पे भी 12 वोल्ट है, इस पे भी 12 वोल्ट है, दोनों को मिलाकर भी 12 वोल्ट है, क्योंकि समांतर में, तो 12 बराबर हो जाएगा I इंटू 2 नीचे आ जाएगा, तो 12/2 या 6 एम्पियर आ गया। तो अब हमें यहां से पता चला कि दोनों को मिलाकर 6 एम्पियर धारा जा रही थी। तो अब बताइए इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, तो फिर उल्टा करोगे, उससे बेहतर सीधा ही कर लो यहां पे। तो समांतर में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर है कहानी? आया समझ में? हाँ भाई, क्या यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है?
ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक ये वाला सवाल है ना, अब मजेदार सवाल है। सवाल में आपको बोला है कि यहां पर 24 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। ये 24 ओम का जो प्रतिरोध है, इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ये आपको पता करना है। और आपको बोला है कि ये 3 ओम है, इसमें 2 एम्पियर धारा है, तो देख 2 एम्पियर धारा यहां पर आएगी, धारा सब में बटेगी और उसके बाद में यहां से निकल जाएगी, यहां पर से निकल जाएगी। आपको बताना है कि 24 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे 24 ओम के सिरे पर विभवांतर, सोचो कैसे होगा, सोचो कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम 48, अच्छा और कोई कैसे कर सकते हैं। देखो अगर 24 ओम के सिरों पर अगर हमें विभवांतर चाहिए तो इसका प्रतिरोध तो पता सर, इसमें धारा निकाल लो, तो 2 ओम में से कितनी धारा 24 को मिलेगी। सर ये इसको तो निकालने में नानी दादी याद आ जाएगी, ये 48 48 24 6 4 2 ये सारे समांतर में, इसको कितनी मिलेगी। 2 होते तो हम आसानी से बता देते हैं, यहां पर सर बहुत सारे हैं तो उसमें से एक के पास कितनी जाएगी तो निकालने में बहुत दिक्कत जाएगी। अच्छा क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि जो प्रतिरोध, जो विभवांतर इसके सिरों पर होगा, जो इसको मिलेगा, 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 वही सबको मिलेगा, क्योंकि ये तो सारे समांतर में है, वही सारे समांतर में। अब मुझे पता है, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, मुझे पता है कि सर इन सबको मिलाकर 2 एम्पियर धारा है, तो 2 एम्पियर सब में आएगी, बटेगी और आगे निकल जाएगी फिर से जोड़कर। तो सबको मिलाकर 2 एम्पियर धारा है, तो सबको मिलाकर आर्तुल्य अगर मैं निकाल लूं, आर्तुल्य में निकाल लूं, इनटू धारा कर दूंगा तो मुझे विभवांतर पता चल जाएगा, और वही विभवांतर इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, ये सबको मिलाकर वही होगा। तो ये सवाल वाला मेरे मजे लेना चाह रहा है 24 ओम पूछ के, ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि बीच वाले का कैसे निकालो। बीच वाले का नहीं निकालना, सबका निकालो, वही आंसर आएगा। तो अब मेरा मकसद है सबसे पहले इसका आर्तुल्य निकालना। तो आर्तुल्य कैसे आएगा, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग मेरा साथ देंगे। आप चाहो तो 1/48 1/48 1/24 1/6 1/4 1/2 करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, या इसका एसपी स्टार तरीका जो मैंने आपको बताया वो करो। कैसे सर, आपने क्या बताया हमें, देखिए 48 48 बराबर है, तो इन दोनों का जो तुल्य होगा वो 24 हो जाएगा। फिर से सुन, ये 48 48 बराबर है, मतलब इन दोनों का तुल्य 24 हो गया। अब ये 24 इन दोनों को मिलकर 24 है, ये और एक और 24 है, तो 24 और 24 मिलकर 12 बन गए। क्या बन गया, 12 बन गया। तो सर यहां तक का तुल्य तो 12 आ गया। अब 12 6 4 और 2, तो अब थोड़ा सा आसान हुआ मेरे लिए। तो यहां पर इनका जो आर तुल्य आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 देख इन सबका मिलाकर मैंने 12 बोल दिया, प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब मेरे पास आंसर है, और इसका तुल्य मुझे पता है 2 से भी कम आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई सभी को। तो इसका आर तुल्य कितना हो जाएगा, ये 1/r तुल्य है, ये होगा सर एलसीएम आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 6। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा सर 12 आ गया, मतलब 1 ओम तुल्य आ गया ना, 1/1 या आर तुल्य जो होगा वो 1 ओम आ जाएगा। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं इन सबको मिलाकर मेरे पास 1 ओम का प्रतिरोध है, इन सबको मिलाकर मेरे पास 1 ओम का प्रतिरोध है, इन सबको मिलाकर मेरे पास 1 ओम का प्रतिरोध है। मतलब कि सर इसमें से 2 एम्पियर धारा जाएगी, तो यहां पर अगर मेरे पास 1 ओम का प्रतिरोध है, इसमें 2 एम्पियर धारा जा रही है, तो इसके लिए वोल्टता होगी 2 × 1 मतलब 2 वोल्ट, मतलब 2 वोल्ट इससे भी मिलेगा, 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 सबको 2-2 वोल्ट ही विभवांतर मिलने वाला है। क्या ये जोरदार सवाल समझ में आया, क्या ये बहुत ही जोरदार सवाल समझ में आया। क्या ये कहानी सभी को क्लियर है, हाँ भाई, क्या ये कहानी सभी को है चमकती। एलसीएम कैसे लेते बेटा, एलसीएम में 12 6 4 2 का एलसीएम जो को सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो एलसीएम लो। अगर वो नहीं होता सबसे बड़ा नंबर एलसीएम,
तो आपको क्या करना है, उस बड़े नंबर का मल्टीपल, मतलब बड़े नंबर को दुगना करो, तिगुना करो, चौगुना करो, वही एलसीएम होता है हमेशा। 3 एम्पियर नहीं 2 एम्पियर करंट है बेटा, यहां पर 2 एम्पियर करंट है। 12 कैसे आया अंजलि बिटिया? देख, ये 48 मिलके बन गए 24, अब ये 24 और ये 24 मिलके बन गए 12, आधा होते जाता है 2 का, तो अब यहां तक 12 हो गया, फिर ये 6 4 2, तो वो उनका 1 आ गया टोटल। 3 ओम से करंट पूछता तो अरे 3 ओम से करंट 2 एम्पियर ही जाएगा। सवाल ऐसा पूछो कि 3 ओम से अगर विभवांतर पूछता तो 3 ओम में से विभवांतर पूछता तो वो 6 वोल्ट आ जाता, इसमें से पूछता तो 10 वोल्ट आ जाता। क्लियर है मामला? तीन और 5 का क्या होगा? मुझे क्या पता 3 और 5 का क्या होगा? 3 और 5 का कुछ नहीं करना, उसने 24 का पूछा, मैंने 24 का बता दिया। यार ये 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 6 कैसे आया? चलिए वो मैं नहीं बता सकता, सॉरी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अरे तुझे एलसीएम लेते नहीं आता क्या यार? एलसीएम लेना भी बता दिया, अब एलसीएम लेके प्लस माइनस कैसे करते हैं? क्या क्या सिखाऊं मैं तुझे? चलो देखिए, किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। किरचॉफ भैया ने 2 नियम दिए, किरचॉफ भैया ने 2 नियम दिए, है ना। अब क्या था कि अभी तक ये जो सारे सवाल किए हमने, ये सारे सवाल आसान थे, इसमें V = IR, V = IR, V = IR लग रहा था। लेकिन अगर मान के चलो V = IR ना लग पाए, जटिल परिपथ आ जाए, तो कैसे करेंगे? जैसे आपके पास कोई एग्जाम्पल है क्या सर? एग्जाम्पल तो हाँ है, देखो ऐसी एक लाइन बना दी और बोला कि यार यहां से यहां तक के लिए विभवांतर क्या है नीट 2016 में, या इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल कल की क्लास में देखेंगे हम, है ना। और भी एग्जाम्पल है, चलो ठीक है, अभी तो नहीं लाए हम, ठीक है, अभी तो हमारा मेन मकसद था किरचॉफ के नियम पढ़ाना। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे अगर ऐसा परिपथ बना दिया, यहां एक बैटरी लगा दी, यहां पे एक प्रतिरोध बना दिया, यहां एक प्रतिरोध लगा दिया, यहां पे एक प्रतिरोध लगा दिया, यहां पे एक प्रतिरोध लगा दिया, यहां पे एक और बैटरी बना दी, और फिर ऐसा कुछ करके, तो अब बताओ इसको कैसे हल करोगे? इसको कैसे हल करोगे? तो इन सबको करने के लिए हमें किरचॉफ का नियम समझना होगा। किरचॉफ का नियम क्या होता है और कैसे हम इसे हल करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है। तो किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, किरचॉफ भैया ने 2 नियम बताए। क्या क्या नियम? पहला नियम होता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत परिपथ, या इसे हम संधि नियम भी कहते हैं। एक बार लिख देता हूं मैं, इसे हम संधि नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम या संधि नियम, संधि नियम, यह नियम जो था वो आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। इन्होंने एकदम आसान सी बात बोली यार, कि किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणित योग्य 0 होता है, या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं हम इसे, संधि की ओर पहुंचने वाली और संधि की ओर पहुंचने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा। मतलब ये तो वैसी ही बात है कि सर अगर मान के चलो यहां पर एक बैंक है, तो इस बैंक में से अगर 2 लोगों ने 500 रुपए निकाले, तो यह 500 रुपए डाले, इसने 500 डाले, इसने 500 डाले, इसने 3 लोगों ने 500 डाले। फिर उसके बाद में 2 और लोग आए, फिर वो पैसे निकालना चाह रहे, तो सर कितने निकाल सकते हैं वो? तो सर अगर 500 तीनों ने डाले तो 1500 हो गए, तो टोटल कितना निकल सकता है? तो सर इन दोनों को मिलाकर 1500 रुपए ही निकल सकते, उससे ज्यादा पैसा नहीं आ सकता कभी भी। तो अंदर जाती हुई धारा का योग और बाहर जाती हुई धाराओं का योग सदैव बराबर होना चाहिए।
क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यह आवेश संरक्षण पर आधारित। आवेश संरक्षण पर कैसे आधारित हो गया सर? देखिए, आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नया बनाया जा सकता है। तो किसी भी संधि पर जितना आवेश अंदर आ रहा है उतना ही आवेश प्रति सेकंड बाहर जाना चाहिए। तो आवेश प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। तो कितना आवेश आ रहा है और कितना आवेश जाएगा, उनका योग बराबर होना चाहिए। आने वाला आवेश और जाने वाला आवेश बराबर होना चाहिए प्रति सेकंड। तो आवेश प्रति सेकंड धारा होती है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समीशन आई बराबर होना चाहिए 0। जैसे ये, इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहां पर I2 धारा आ रही है, यहां पे I3 धारा आ रही है, यहां पर I4 धारा आ रही है, यहां से I1 निकल कर जा रही है, यहां से I5 निकल कर जा रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि I1 प्लस I5 ये बाहर आ रही है का योग बराबर होना चाहिए I2 प्लस I3 प्लस I4 के। I2 प्लस I3 प्लस I4 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? छोटी सी बात। इसी प्रकार से मैं चाहूं तो इसको प्लस माइनस के रूप में भी लिख सकता हूं। कैसा? बाहर जाती हुई धाराओं को प्लस बोल सकते हैं, तो I1 प्लस I5, और अंदर आती हुई को माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। बाकी ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। क्लियर है मामला? टाइम हो गया। मोहम्मद आमिर बेटा, हो सकता है कि आपका टाइम ऐसा हो जाए कि आपका टाइम इस बैच से ही खत्म हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि टाइम आपका इस बैच का ही टाइम खत्म हो जाए। क्लास का टाइम तो रोज खत्म होगा, हर बच्चों के लिए खत्म होगा, लेकिन आपके लिए आज से बैच का ही टाइम खत्म हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बैच का ही टाइम खत्म हो जाए तो वो भी हम कर सकते हैं हमेशा के लिए। चलिए, इस पर आधारित एक सवाल कर लेते। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आसान सा सवाल, जल्दी से आपको इसका जवाब बताना है। यहां पर 4 एम्पियर धारा, यहां पे 3 एम्पियर धारा आई, यहां पे 2 एम्पियर धारा आई, यहां पे 1.3 एम्पियर धारा। तो इस वाले में से कितनी धारा निकलेगी, यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा। यहां पर 4 एम्पियर धारा आ रही है, यहां पर 3 एम्पियर धारा आ रही है, इसमें से इधर की तरफ 2 एम्पियर धारा गई है, इधर 1.3 एम्पियर धारा आई है, और यहां पर से एक और वायर जोड़ दिया। अब इसमें से धारा बतानी है आपको। इसमें से धारा बतानी है आपको, क्या होएगा, कितनी धारा जाएगी। चलिए, तो कैसे करेंगे। यहां पर अगर हमारे पास 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो ये दोनों मिलकर सर 7 एम्पियर धारा आएगी। ये 7 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर चलेगी, तो सर 5 एम्पियर धारा बची, 5 एम्पियर नहीं जाएगी। तो 5 में से 1.3 इधर चलेगी, तो उधर कितनी बचेगी, इधर बचेगी सर 3.7 एम्पियर धारा। क्या बिल्कुल ही लल्लन टाप तरीके से क्लियर है सभी को? बहुत आसान सी बात होती है, बहुत आसान सा नियम होता है संधि नियम, या इसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम, या अंग्रेजी में इसे केसीएल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केसीएल। क्या होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ क्या बोलेंगे हम इसे? केसीएल बोल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा नियम जो होता है वो होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, या इसे हम कह सकते हैं केवीएल। क्या बोल सकते हैं? केवीएल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता करना है, यहां पर पता करना है कि यह वाला नियम जो है, यह वाला जो नियम है, हाँ, केसीएल पोटेशियम क्लोराइड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। ये जो तुमने नेक विचार प्रस्तुत किया, तो ये तो दुनिया में आज तक कोई सोच ही नहीं पाया था। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दे लो। तो ये वाला जो नियम है, ये वाला नियम किस में काम आता है?
किस में काम आता है? तो सर पहला नियम तो आसान था, वो कहां काम आएगा? ये एक्चुअली जब जटिल परिपथ होंगे उनको हल करने में काम आएगा। कैसे, वो अगली क्लास में जानेंगे। ये वाला नियम भी और जटिल परिपथों को हल करने में काम आएगा। और साथ ही साथ नीट में सीधे सीधे इस नियम पर आधारित डायरेक्ट सवाल आ चुके हैं, बहुत बार आ चुका है डायरेक्ट सवाल। ठीक है, तो क्या होता है ये नियम? ये नियम बोलता है किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग तथा प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर के योग का बीजगणित योग शून्य होता है। सर क्या लिख दिया? ये यह कहना चाहता है कि अगर मान के चलो हमारे पास बंद परिपथ है, इसको मैं पहले देसी भाषा में समझाता हूं आपको, बिल्कुल बेसिक सी भाषा में। इसने बोला कि मान के चलो हमारे पास यहां पर एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, प्लस है माइनस है, ये प्रतिरोध होगा R1, ये प्रतिरोध होगा R2। तो ये नियम कहना चाह रहा है कि क्या ये एक बंद परिपथ है? हमने बोला जी बिल्कुल ये एक बंद परिपथ है। तो यहां पर उसने बोला कि बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल क्या होता है तुम लोगों को समझ में आता है? थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बाकी कल मैं फिजिक्स में और पढ़ाऊंगा आपको। तो एक बैटरी का विभवांतर जिसमें आंतरिक प्रतिरोध ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। बैटरी कितना वोल्टेज जनरेट कर रही है, प्लस इसमें कितना विभवांतर है, इसमें कितना विभवांतर, इन तीनों के विभवांतर का योग शून्य होना चाहिए हमेशा। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। कैसे सर, क्या लिखा हुआ है? देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है ये, इसमें यह बोलना चाह रहा है कि यार यहां पर अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, R1 है R2 है, तो इसमें यहां पर ये इतनी सी बात ही बोलना चाह रहा है बस हमें कि अगर आप ये वोल्टेज बैटरी बढ़ा रही है या बैटरी वोल्टेज दे रही है, तो ये दोनों प्रतिरोध जो है ये वोल्टेज या इसकी ऊर्जा खा रहे हैं। बस इतनी सी बात बोलना चाहता है। क्या बोलना चाहता है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो उनको ऊर्जा कौन दे रही है? बैटरी दे रही है। तो ये इवन R1 R2 जो है इनकी ऊर्जा जो है यह प्रतिरोध खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यह खा रहे हैं। तो इसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ या कहीं कहीं पर आप इसे लूप लॉ के नियम से भी जानोगे। लूप नियम क्लियर है कहानी? तो ये बेसिक सी बात है जो दोनों लॉ है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करना सीखेंगे। साथ ही साथ अभी इस पे क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं बनेंगे, बस आप ये नियम के स्टेटमेंट ध्यान रखो। अगली क्लास में आकर मैं पहले आपको बैटरी पढ़ाऊंगा, मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में हम बैटरी और सेल की मदद से ये वाली चीजें और आसान बनाएंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है मामला? तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। आज की क्लास में ये वाला जो क्वेश्चन हमने करा है ना, जो अनंत वाला था, उसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार आप लोग ट्राई करेंगे सभी बच्चे, है ना। एक बार अनंत वाला जो था उसको एक बार सभी बच्चे अच्छे से ट्राई करेंगे और उसके बाद में, है ना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, इसका आंसर भी याद रख सकते हैं और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई भी करेंगे। फिर हम इस पर और अब आसान सी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ एक और सवाल था हमारे पास, ये वाला सवाल। इस सवाल में बोला था कि यहां पर ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर कितना होगा ना, ये वाला सवाल भी हमारा छूट गया था। क्या ये आप लोगों ने कर लिया? 10 सेकंड का 10 सेकंड का ही सवाल है, हम जरा सा डिस्कस करके ही जाते हैं। यहां पर ए और बी के मध्य क्या होगा मामला? कितनों ने कर लिया? जल्दी से बता देंगे। अरे शांतता समीकरण क्या होता है? अच्छा, शांतता समीकरण वहां पे लिखा हुआ था, वो भी मैं बता देता हूं। और भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ भाई, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा इसका जवाब। वैसे मुझे लग रहा है आप लोग सही बोल रहे हो। नीट का सिलेबस आ चुका है क्या? मेरे फोन में इतने सारे मिस कॉल, पूरा डाउटनेट मिलके मुझे कॉल कर रहा था। मतलब सच में सिलेबस आ चुका है।
सब मुझे शायद यही बोल रहे होंगे। ठीक है, चलिए चलिए मैं चेक करके YouTube पे वीडियो बना देता हूं। चल, हाँ, नीट का सिलेबस अब मैं चेक करके YouTube पे वीडियो बनाऊंगा एक। हाँ भाई, जल्दी से इसका जवाब बता देंगे, क्या आएगा इसका जवाब, क्या आएगा इसका जवाब? कर लिया इसे सॉल्व? क्या बोला है कि यहां पर हमें तुल्य बताना, तो तुल्य बताना बिल्कुल आसान सी बात है। 6 और 6 3 होंगे, 3 और 3 1.5 हो जाएंगे, 1.5 और 2.5 समांतर में होंगे, तो 1.5 प्लस 2.5 जो हो जाएंगे सर, वो हो जाएगा मेरे पास 4 ओम। ये कितना हो जाएगा? 4 ओम तुल्य आ गया। अब 4 ओम इन सबका तुल्य है, तो V बराबर IR होता है, तो 2 इंटू 4 यह हो जाएगा 8 वोल्ट सही जवाब। तो 4 और 8 सही जवाब होगा। क्लियर है मामला? चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। यहां पर ये जो बीच में शांतता समीकरण दिया हुआ है ना, ये क्या होता है? ये पाइप में, यही चीज पाइप में भी होती है। पाइप के हम शांतता समीकरण बोलते हैं कि मान के चलो एक पाइप है, एक पाइप में से पानी जा रहा है, वो पानी 2 अलग अलग पाइप में बढ़ गया, 2 अलग अलग पाइप में बढ़ गया, तो इसमें जाने वाला पानी या पानी का द्रव्यमान बराबर होगा इसके पानी का द्रव्यमान प्रति सेकंड और इसके पानी के द्रव्यमान प्रति सेकंड के। A1 V1 बराबर A2 V2, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। चलिए, तो जितना, अच्छा कल वाला लेक्चर 4 मिनट दिखा रहा है, वैसे मैंने करेक्ट करवा दिया था, मैं एक और बार चेक करवा दूंगा। चलिए, जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना, मिलते हैं कल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।